खास मुलाकात में हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न सिर्फ एक नक्सल आइडियोलॉग है, यानी आइडियोलॉजी जानते हैं, नक्सलियों के नजरियात जो है अवाम में रखते हैं, और किस तरह से जो है कबाइलियों के लिए उन्होंने पहले काम किया और बचपन से ही नक्सलिज्म में वो दाखिल हुए थे और 2005 में उन्होंने स्कूलिंग छोड़ी और उसके बाद जो है नक्सलिज्म के लिए आइडियोलॉग की हैसियत रखते हैं। अनिल से बात करेंगे। इनका असल नाम है असीम खान। तो असीम खान जी, किस तरीके से आपने जो है नक्सलिज्म में दाखिला लिया और उसके बाद जो है आप नक्सलिज्म में न सिर्फ ये कि तमाम चीजों में आगे आए और आप जो है मैगजीन भी निकालते थे वहां पर, बताए क्या है पूरी मालूमात। थैंक यू। आइडियोलॉग तो नहीं कह सकते मुझे जी। लेकिन मैं मार्क्सिज्म से प्रभावित हुआ और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओवादी से प्रभावित हुआ मैं, और मैंने आंदोलन को ज्वाइन किया। जी। तो मैं लगभग 20 साल से सीपीआई माओइस्ट पार्टी में काम करता रहा। जी। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो पीपल्स वार ग्रुप से हुई थी। जी। तो मैं हरियाणा से हूँ जी। और मैंने उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इन 3 स्टेटों में काम किया। जी। 2005 तक मैंने हरियाणा में काम किया जी। और 2005 के बाद मैंने स्कूल छोड़ा और मैं सीधा जंगल में आ गया। जी। तो जंगल में मैंने महाराष्ट्र में एंट्री की। जी। तो महाराष्ट्र के जो भामरागढ़, कसनसुर, गट्टा, इस एरिया में गढ़चिरौली जिला के अंदर रहा। तो फिर क्योंकि मैं बचपन से ही लिखता था, मैं कहानियां, कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, तो फिर पार्टी ने ये चीजें देखते हुए मुझे फिर प्रेस में लिया। तो डी के प्रभात प्रेस है, प्रभात मैगजीन निकालते हैं। तो मैगजीन के उसमें तो आप बोर्ड उसमें में शामिल हुआ। क्या क्या आर्टिकल्स में क्या क्या लिखते थे? ज्यादातर आपका किस तरफ रुझान था, कहाँ झुकाव था? मजदूरों के ताल्लुक से क्या खबरें शाये करते थे आप? आर्टिकल इस रूप में होते थे, जो हमारी मैगजीन छपती है वो हमारा जो पाठक वर्ग है, वो हमारा जो पार्टी कैडर है वो है। तो पार्टी कैडर के अंदर हम ज्यादातर आदिवासी कैडर है हमारा। तो उस एरिया में जो टीचर है, उस एरिया के जो कर्मचारी है डीके और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के, वो तो जो नक्सल की जो उसका मकसद सिर्फ ये होता था कि नक्सल की जो आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचाना, इस तरह का था। मतलब हम जो राजनीतिक रूप से जो स्टेटमेंट सरकार के द्वारा आती है या सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार जिस तरह के डिसीजन लेती है, तो हम उसका काउंटर करते थे। मतलब जैसे बजट आया सरकार का, तो वो कैसे जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसमें कैसे पूंजीपतियों के लिए ज्यादा बेनिफिट है, इस तरह का विश्लेषण हम करते थे। तो आपको क्या लगा कि ये नक्सलिज्म में शामिल होने के बाद क्रांति या इनकलाब आ जाएगा? मतलब नक्सलिज्म में शामिल होने से पहले ही सोचा था मैंने, क्योंकि जब हम शुरू किया इस विचारधारा से तब हम नक्सली नहीं थे। मतलब मैं जब बचपन में था तो हमारे गांव में आर्य समाज वाले आते थे, ज्ञान विज्ञान समिति आती थी। तो हम ज्यादातर हम मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ शुरू किया। फिर जो राजीव दीक्षित जी थे वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ खूब बोलते थे कि विदेशी कंपनी हमारे देश में अभी भी है। तो हमें लगता था कि जो भगत सिंह और उधम सिंह है उनके सपने अभी अधूरे हैं। तो हमें दोबारा से देश में इनकलाब की, यानी दोबारा आपको आजादी की जरूरत पड़ी? दोबारा आजादी की, गोरे काले अंग्रेजों से आजादी की जरूरत हमें महसूस हुई। अच्छा। तो हमें जब WTO आया था उसके डिसीजन हमें लगते थे कि हमारी खेती के लिए बहुत घातक होने वाले आने वाले समय में। तो उस तरह तो आपको कब तक लगा कि जो आजादी की जरूरत है, आपको कब तक लगा कि 2015 तक लगा या 2016 तक लगा? क्योंकि आप जो है आप आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं, सरेंडर किया है आपने। तो आपकी वाइफ भी जो है अंजुम, वो भी जो है जनीता, तो वो भी जो है नक्सल से प्रभावित थी और वो भी आपके साथ में थी। तो आप दोनों ने आत्मसमर्पण किया। तो आपको कब तक ऐसा महसूस हुआ कि ये जो है लड़ाई लड़नी चाहिए और उसके बाद जो है आपको लगा कि नहीं, अब इस मोड़ पर आकर इसे खत्म करना चाहिए? 1998 से 2014 ये एक पीरियड है जिसमें मैं फुल कमिटमेंट के साथ पार्टी के लिए जंगल के अंदर रह के, मतलब 24 घंटे 12 साल मैं जंगल के अंदर रह के पार्टी के लिए काम किया। तो उसमें फुल कमिटमेंट थी कि हाँ, हमें अभी इस देश के अंदर नवजनवादी क्रांति की जरूरत है। तो उसका जो रास्ता निकलता है क्रांति का, मतलब किसी भी क्रांति का केंद्रीय जो लेनिन जो बोलते हैं कि क्रांति का जो मेन काम है, लेनिन का कहना ये कि क्रांति का मतलब है राज सत्ता के ऊपर हथियारबंद रूप से कब्जा करना, हथियारों के जरिए केंद्रीय सत्ता को कब्जा करना। तो माओ का भी
यही मानना है कि किसी भी क्रांति का मेन है कि राष्ट्रसत्ता खुद हासिल करनी है। तो उस हिसाब से मैं 2014 तक मुझे ये लगता रहा कि हथियार बंद इनकलाब ही भारत के लिए एक रास्ता है। अच्छा। लेकिन 2014 के बाद जो प्रभावित मैं हुआ, रोहित वेमुला की शहादत हुई जी जी, तो जाति के कारण उसके ऊपर उसको सुसाइड करना पड़ा जी। तो उस संस्थानिक हत्या के बाद भारत के अंदर संविधान की चेतना जोर पकड़ी। मतलब पहली बार मुझे लगता है कि इतने लेवल डेमोक्रेसी पर आपका भरोसा जो है 2014 से के उस आंदोलन के बाद से आना शुरू हुआ कि भारत में हमें संविधान भी एक ऐसी लोगों के पास ऐसी चीज है जिसके जरिए हक हासिल किए जा सकते हैं। उसमें कमजोरियां हो सकती हैं चीजों में, भारत के जो 75 साल का डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें कमजोरियां हो सकती है, लेकिन वो संविधान के जरिए उनको हल भी किया जा सकता है। एज ए प्रेशर ग्रुप किया जा सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में शामिल होकर किया जा सकता है, राजनीति में भागीदारी करके किया जा सकता है। मतलब उसके बहुत सारे रास्ते हैं। आप एक मुसलमान फैमिली से ही एक रास्ता है। आप एक मुसलमान फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं और आप कहते हैं कि आप जो है वो मजहब को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, तो कभी आपके फैमिली में या फिर आपके दोस्तों में इस बात को लेकर कभी कुछ भेदभाव तो नहीं हुआ कि भाई ये धर्म को नहीं मानता है, आपसे कट गए लोग, इस तरह से चीजें हुई? देखो, मैं जब बचपन में 98 में स्कूल से हमने पहला काम किया आर्य समाज से प्रभावित होके मूर्ति पूजा के खिलाफ। तो मूर्ति को नहीं मानना, अंधविश्वास के खिलाफ, चाहे वो पीर की पूजा हो, चाहे मंदिरों की, चाहे माताओं की, इस तरह की बहुत सारे पूजाएं होती हैं वहां पे हरियाणा में। तो हमने अंधविश्वास के खिलाफ शुरू किया। तो वहीं से हमारा ये होगा कि कोई भी भगवान नहीं है, मतलब इस तरह का वो करना चाहिए। तो फिर हमारे जो गाँव है उस गांव के अंदर कभी भी मतलब सांप्रदायिक तक नजरिया से कोई चीज कभी हुई हो हमारे परिवार के साथ, ऐसा नहीं है। हमारा बहुत सेकुलर गांव का जो सेटअप था